नमस्कार भावी शिक्षकों। स्टडी फॉर टेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। परीक्षा की तिथि बहुत नजदीक आ चुकी है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के एज इट इज क्वेश्चन उठा करके पेपर में दे देते हैं। ठीक है, तो हमें बेहतर ढंग से प्रीवियस ईयर को पढ़ना है और क्वेश्चंस को अच्छे से एलिमिनेट करना सीखना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 के पर्यावरण शिक्षण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेग है। प्लेग, ठीक है, प्लेग पूछ रहा है कौन सी बीमारी है। तो प्लेग एक विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग की अगर बेटा हम बात करें तो ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, ये एक जीवाणु जनित बीमारी है जिसको हम संक्रमण रोग भी कहते हैं, इन्फेक्शियस। ठीक है, संक्रमण रोग भी कहते हैं, जो पास्टुरेला पेस्टिस के नाम से जीवाणु के कारण होती है। ठीक है बेटा, कौन सा? पास्टुरेला पेस्टिस। पास्टुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु है जिसके कारण ये होता है। और प्लेग जो बेटा, इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक होता है चूहा। चूहे के कारण ये फैलता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा नुकसान किसको करता है बेटा? फेफड़े से प्रभावित होता है ये। ठीक है, फेफड़ा प्रभावित कर देता है सबसे ज्यादा। ठीक है, फेफड़ा प्रभावित कर देता है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जीवाणु जनित बीमारी हो जाएगा। गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट की बात अगर हम करें बेटा, तो गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं, जो किसी अन्य पदार्थ के अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थों के क्या होते हैं? अपशिष्ट होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? गैसीय फॉर्म में होते हैं, गैसीय रूप में देखने को मिलते हैं। अब गैसीय रूप होंगे तो कैसा पॉल्यूशन करेंगे बेटा? वायु प्रदूषण करेंगे। कैसा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। ठीक है, और वायु प्रदूषण किन किन चीजों से होता है बेटा? लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है वो होता है गैस के फॉर्म में, और गैस से होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित। देखिए, दूर दूर की बात अगर कर रहा है बेटा, है ना, तो दूर दूर जो होंगे वो फल द्वारा होंगे, क्योंकि फल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, हम लोग लेकर के भी जाते हैं, खाते हैं और उसके बीज को फेंक देते हैं। ठीक है, तो दूर दूर अगर पूछ रहा है तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो होंगे वो दूर दूर प्रसारित होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या होता है? उसको हम क्या नाम देते हैं? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर एक जीव जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे हम सहभोजी कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? सहभोजी। ऐसा क्यों कह रहे हैं बताइए? ऐसा इसलिए कह रहे हैं बेटा कि ये जो आप कह रहे हो ना सहभोजी, ये एक ऐसी अंतर क्रिया है, ये एक ऐसी अंतर क्रिया है जिसमें एक जंतु को लाभ होगा। ठीक है, एक जंतु को क्या होगा? लाभ होगा, और दूसरे जंतु को कोई भी हानि नहीं होगी। हानि नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? एक जीव को क्या होगा? लाभ होगा और दूसरे को हानि नहीं होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे कि शार्क मछली जो होती है ना, उसके साथ जो सहवासी होते हैं कौन सी होती हैं? पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन नामक मछलियां जो है वो उसके साथ घूमती रहती हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, व्हेलों के साथ कौन सी मछलियां घूमती रहती हैं? तो समुद्री
समुद्री वर्निकल, ठीक है बेटा, समुद्री वर्निकल जो है वो इसके साथ घूमती रहती हैं, यानी कि ये इनको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन अपना भोजन इनसे प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की क्रिया को हम सहभोजी कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर बताइए। मोर का पोषण स्तर बताना है हमें बेटा। तो पोषण स्तर मोर का कहां पर आ जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, हरे पौधे जिनको हम उत्पादक के रूप में भी जानते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये आ गए हमारे फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, और ये थर्ड हमारा आ गया तृतीयक उपभोक्ता या टेरिटरी कंज्यूमर या फिर ओमनीवोरस, इनमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे कीड़े ने खाए, कीड़े को सांप ने खाया और सांप को मोर ने खाया। इसको हम इस चार्ट के तरीके से भी पढ़ते हैं। तो मोर की जो पोजीशन आ रही है बेटा, वो शीर्ष पर आ रही है, टॉप पर आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि पेपर में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। नंबर एक पक्का करके जाएगा कि मैं आज भी कह सकता हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको ये पिरामिड जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता अच्छे से पढ़ लेना है। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित को हम एक वर्ड से याद कर लेते हैं कि कायाकल्प, बदल जाती है। कैसे, मैं बताता हूं। इसका आंसर जो होगा बेटा वो संगमरमर होगा। क्यों होगा संगमरमर? आइए देखते हैं। जब ज्वालामुखी, वॉल्केनो क्रिया के फलस्वरूप तत्व जो निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है ना, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती है, उनका कायाकल्प हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? उन जो आसपास की चट्टानें होती हैं जो संपर्क में आती हैं, वो उनका कायाकल्प यानी रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार के रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये संगमरमर के बनने का प्रोसेस है। जब मैग्मा जो है, मैग्मा के संपर्क में चूना पत्थर की चट्टानें जो हैं वो आती हैं, तो वो मार्बल का फॉर्म बनने लगता है। चूना पत्थर अवसादी, तलछटी, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। बात समझ में आ गई बेटा? ये एक डायग्राम है जिसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका मुझे लगता है आंसर आप सभी को पहले से ही पता होगा, क्योंकि नमक पाया जाता है। तो नमक कौन सा होता है? नमक का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड होता है ना। NaCl जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता बेटा क्या कौन करता है? जल्दी बताओ। उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं बेटा? 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, ठीक है। नामांकित होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जो रेस्ट ऑफ द बच जाते हैं कितने, 238, उनका इलेक्शंस कराया जाता है, ठीक है। इन सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव के जरिए चुन करके आते हैं, सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। बात समझ गए आप? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज नहीं होना। 250 सदस्य राष्ट्रपति, 250 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। इनके कार्यकाल कितने होते हैं बेटे? 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इनके जो हेड होते हैं उनको उपराष्ट्रपति जो है वो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? किस मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर है बेटा? तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में पाई जाती है। और इनकी क्वालिटी क्या होती है बेटा? इसमें पोटेशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल,
और चूना व कार्बनिक तत्व। ठीक है बेटा, चूना व कार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और इसमें क्या चीज नहीं मिलती है बेटा? नाइट्रोजन और ह्यूमस। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है बेटा वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो है वो खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बात समझ में आ गई? तो जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मिट्टी का विस्तार जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा है। पोटेशियम, फॉस्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं इस मिट्टी में, नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं रहते, जिसकी वजह से ये जो मिट्टी है वो कृषि के लिए एकदम उपयुक्त या उपजाऊ मानी जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह के कंज्यूमर्स में किया जाएगा? प्राथमिक चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता, या फिर सिर्फ उपभोक्ता? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बेटा हो जाएगा प्रथम चरण के उपभोक्ता, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। इनको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पौधे उत्पादक में आ जाते हैं, उत्पादक के क्लासिफाई करते हैं उत्पादक को। शाकाहारी जंतु जो है वो पौधे खा करके अपना काम चलाते हैं, इसलिए उनको प्राथमिक में रखा गया है। फिर मांसाहारी जंतु द्वितीय और तृतीय श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आपको अगर नीचे का पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। पौधे ही एकमात्र ऐसा कैटेगरी है जो अपना खाना खुद बनाती है, प्रोड्यूस करती है। हम तो खाना पौधों से ही लेते हैं ना। तो जैसे पेड़ पौधे तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। यही हमारा क्वेश्चन भी है ना? जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय, बैल, बकरी आदि तथा जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता में रखा जाता है। जैसे सांप, शेर, मोर आदि। मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है, जस्ट लाइक ओमनिवोरस। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की क्वालिटीज अगर हम बताएं तो ये तीनों ही क्वालिटीज जो हैं वो होनी चाहिए। लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी पीक पर होनी चाहिए, चयनात्मकता सिलेक्शन होना चाहिए सही तरीके से चीजों का कि कौन सी चीज हमारे पर्यावरण शिक्षा पे या फिर समस्या को समाधान करने के लिए उपयुक्त रहेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की सीमाएं, लिमिटेशन पूछ रहा है, तो यह विधि मितव्ययी नहीं है। इसमें सूक्ष्म प्रेषण न करने पर परिणाम विश्वसनीय नहीं होते। इससे आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये तीनों ही इस विधि की लिमिटेशन है, प्रेक्षण विधि की लिमिटेशन है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की लिमिटेशन ये तीनों फॉलो कर रही हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ये तो कॉमन है, एकदम सटीक नहीं कह सकते। किसी स्थान का अजैविक घटक नहीं बेटा, इकोसिस्टम में जैविक घटकों को भी शामिल किया जाता है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, करेक्ट है बट पार्शियली। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, देखिए इसमें दोनों की बात की हुई है और एक वर्ड भी यूज किया गया है, संतुलित तंत्र। ठीक है, जो इकोसिस्टम को डिफाइन करता है एकदम करेक्ट वे में। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? दो पैरों पर, बाकी जानवर कितने पैरों पर चलते हैं बेटा? चार पैरों पर चलते हैं। दो पैरों पर इंसान चलते हैं, लेकिन उसका फायदा बताना है। शरीर को अच्छा आधार देता है, बिल्कुल भी नहीं, चार पैरों से तो ज्यादा अच्छा बेस मिलेगा। शरीर का भार कम होता है, बिल्कुल भी नहीं। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आदेशानुसार कार्य कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वो एकदम सटीक लग रहा है। अधिक तेज चाल ऐसा तो नहीं है बेटा, तब तो चीता जो है वो फेल हो जाता है ना।
अधिक तेज चाल भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं भूकंप तीव्रता नापने का जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। ठीक है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य से निकटतम ग्रह जान लेते हैं हम लाइन वाइज। तो सबसे पहले नंबर पर और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बेटा? बुध आता है। फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पर, है ना? हाँ, फिर मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, और उसके बाद अरुण और वरुण। ग्रह हो गए हमारे सारे। और ये लाइन वाइज है, एकदम सीरियल वाइज है, इनको सीरियल वाइज ही याद करना है। ठीक है। सीरियल वाइज याद करेंगे तो आपकी आधे से ज्यादा समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है। चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर से याद रखना है गिर गुजरात। ठीक है। गिर कहां पर है? गुजरात में है। ठीक। जो कि कब आया था बेटा? 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है बेटा बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। कौन सा? गिर गुजरात में है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं पूछा है बेटा, तो 3 फॉलो करेंगी, 1 फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब कॉपी अगर जांच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं उसका, तो प्रत्यक्ष होंगी तभी तो कर पाएंगे ना। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है। यह विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। हर तरीके का एनालाइज किया जाता है इसको। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है बेटा वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। विशेषता निरीक्षण विधि की यह नहीं है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में किसे आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही मीन्स इको फ्रेंडली बोलते हैं ना। इको फ्रेंडली डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी को बोला जाता है बेटा। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ईंधन स्नेही या पर्यावरण स्नेही माना जाता है, इको फ्रेंडली जिसको हम कहते हैं। ठीक है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण, पारितंत्र में बेटा क्या होते हैं? जीव होते हैं। और जीव को मुख्यतः मेनली कितने एलिमेंट्स जरूरी होते हैं बेटा? 4। कितने? 4। कौन कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है। ये 4 जो है वो उसको जरूरी होते हैं। ठीक। ये कार्बन, ये जो तत्व है बेटा, ये जीव क्या करता है? वातावरण से लेता है, वातावरण से लेता है और फिर वातावरण को ही वापस कर देता है। तो ये चक्रण चलता रहता है, पहले इनको देगा फिर इनसे वापस करेगा। ठीक है। तो इसी चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं इसी चक्र को, जो वातावरण से ले रहे हैं 4 तत्वों को और इन्हीं 4 तत्वों को वातावरण को वापस भी कर रहे हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र इसका नाम है। ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, ये आप सभी जानते होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। 1973 में उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है बेटा? नेचर क्या होता है? इंसुलिन जो है बेटा वो प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में
अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है बेटा? तो 23 का ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, परागकोश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहां पराग परागण जहां परागण की क्रिया जहां परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है बेटा, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। ठीक है, पराग कोश में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जहां परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ज्वर नियंत्रण के सॉरी ज्वर नियंत्रण में सामान्यतः सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, बेटा आंख बंद करके पैरासीटामोल लगा दो। ठीक है, 25 कह रहे हैं कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं, अपना खाना उपभोग उससे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं। तो प्रोड्यूसर से ले रहे हैं तो शाकाहारी हो जाएंगे, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। आइए समझते हैं। पहले हमने उत्पादक को देखा, किसको देखा बेटा, उत्पादक को देखा। ठीक है, किसको देखा, उत्पादक को। उत्पादक क्या है हमारे, उत्पादक हमारे जो भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, फिर आते हैं शाकाहारी, फिर उसके बाद मांसाहारी और फिर अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ताओं में किसको रखा है हमने, प्राथमिक उपभोक्ताओं में रखा है शाकाहारियों को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, दही निर्माण हेतु सूक्ष्म जीव कौन सा है जो उत्तरदायी होता है? ये आप सभी को पता है, लैक्टोबैसिलस जो है, जिसके कारण दही का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, मानव रक्त वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव रक्त वर्ग की खोज, ब्लड ग्रुप जो है बेटा, वो लैंस स्टीनर ने बताया था। ठीक है, लैंस स्टीनर ने कब बताया था? 1901 में। कितने वर्गों में डिवाइड किया था बेटा? 4 वर्ग बताए थे। कौन कौन से? एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ए बी जो है बेटा वो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसमें इनमें ए और बी दोनों के तत्व देखने को मिलते हैं। ओ क्या होता है बेटा? सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता। वो क्या होता है? सर्वदाता। ये सबको ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आलू प्याज और अदरक है। आलू प्याज अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्क पत्र हैं? 28 का क्वेश्चन जो है बेटा, आलू प्याज और अदरक ये सब तनों में शामिल किए जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, तना जो है बेटा प्रकंद, कंद, शल्क कंद और घन कंद में डिवाइडेड है। तो प्रकंद में आते हैं हल्दी अदरक, कंद में आते हैं आलू, शल्क कंद में आते हैं प्याज और घन कंद में आते हैं अरबी वगैरह। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तने के। ठीक है ना, और उनको भी क्लासिफाई करके बताया गया है, तो अच्छे से इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव बेटा कौन से होते हैं? पैरामीशियम होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में पैरामीशियम को, क्योंकि इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, इसीलिए इनको एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 से कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद जो है वो साबुन का विकल्प है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या फिर उपर्युक्त सभी? तो उत्पाद जो है बेटा अगर हम बात करें तो रीठा है एक ऐसा उत्पाद जो साबुन का विकल्प है। ठीक है, साबुन का विस्थापन कह सकते हैं, विस्थापन है। साबुन का क्या है बेटा? विस्थापन है। रीठा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आपने देखा होगा पहले एक शैम्पू आता था सत रीठा करके, है ना। और रीठा बालों के लिए, बालों के संरक्षण के लिए, बालों के संरक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, रीठा जो है बालों के संरक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसीलिए पहले एक शैम्पू आता था सतरीठा नाम से, जो कि पिंक कलर की बोतल आती थी उसकी, और काफी फेमस भी था वो। ठीक है, अब तो बंद हो गया है शायद। ठीक है, तो पादप उत्पाद साबुन का विकल्प या साबुन का विस्थापन अगर कहें तो रीठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए ये रहे 2015 के ईवीएस के कुछ 30 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके, क्योंकि पेपर को बहुत ही कम समय बचा हुआ है। पेपर की डेट बेटा आपको जुलाई में देखने को मिलेगी, और आपके लिए पेपर क्रैक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसीज का नाम तो ले रहे हैं, देखिए आती है या नहीं। लेकिन अगर आपका यूपी टेट जो है वो क्लियर रहेगा तो आप पेपर में बैठ सकेंगे, और पेपर में बैठने का मतलब क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी बेटा पेपर को क्रैक करने की, एंड गॉट द जॉब। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।